नमस्कार दोस्तों, होशियार नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2 बड़ी खबर हैं, जिन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से आ रही है और खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अजित पवार को ही असली एनसीपी घोषित कर दिया है। यानी शरद पवार के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये केवल शरद पवार के लिए झटका नहीं है। ये इंडी अलायंस अगर वो अभी अस्तित्व में है तो ये इंडी अलायंस के लिए भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना थी, उसका भी जो टूट करके धड़ा अलग हुआ था 40 एमएलए और 13 एमपी लेकर के, उस धड़े को असली बता दिया था चुनाव आयोग ने। वो भी सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन उनको वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अभी शरद पवार की बेटी कह रही है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई तात्कालिक इंटरवेंशन करके इनको कोई राहत देगा। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शरद पवार को और इंडिया अलायंस को ये एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में हैं और भाजपा ने उनको 4 सीटों का ऑफर दिया है वेस्ट यूपी में। इनमें बागपत और कैराना भी शामिल है, अमरोहा शामिल है, एक और चौथी सीट है। और अगर जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव और कांग्रेस के इस इंडी अलायंस से बाहर निकल आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं, तो आप ये तय मानिए कि जो थोड़ा बहुत कहीं शक शुबहा था, संदेह था, वो भी दूर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से क्लीन स्वीप हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जैसा हम कहते आ रहे हैं कि 70 से ज्यादा सीटें तो अभी हैं, फिर ये 80 के करीब पहुंच जाएंगी। तो मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर के साथ। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पर ही। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच चर्चाएं हुई हैं और जो 4 सीटें उनको ऑफर की गई हैं वो हैं कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा। आपके पास क्या सूचना है धीरेन्द्र जी? और नंबर 2, अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ? देखिए, अभी तो सूचना यही है कि उनके पास उनका लगभग समझौता हो गया है। चूंकि कहावत तो आप जानते ही हैं अपने इलाके की, तो तब तक तो आप नहीं मान सकते। तो लेकिन अब उस पूरे हिस्से में ये माना जा रहा है कि ये समझौता, जिस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था केंद्र सरकार भी, और आरएलडी भी चाहती थी कि एक सम्मानजनक उनको सीट मिल जाए, क्योंकि शुरुआत में 2 सीट से ज्यादा देने को पार्टी तैयार नहीं थी बीजेपी, क्योंकि उनकी राजनीतिक हैसियत उनको नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी है। लेकिन बीजेपी ने बहुत लक्ष्य ऊंचे कर लिए हैं अपने, तो लिहाजा वो अब कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और जो गठबंधन है उसको पूरी तरह से बिल्कुल एकदम कि कोई किसी तरह से निपिंग द बड वाली स्थिति में वो जब कुछ भी हैसियत हो उससे पहले रख ले। तो ये बात सही है कि बातचीत अब लगभग फाइनल लेवल पर है, अनाउंस होना है। 12 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है जो अक्सर छपरोली में मनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस दिन भी हो सकता है कि ये इस गठबंधन के बारे में लोगों तक सूचना दें, क्योंकि अभी दोनों पार्टियां अगर आप उनसे बात करते हैं तो गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ना हाँ है ना है वाली स्थिति में है। चूंकि जब कोई आग होती है तो धुआं वहीं होता है, तो मुझे लगता है धुआं दिख रहा है लोगों को, तो आग भी कहीं ना कहीं जल रही है।
ये एक बड़ी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो ये एक बड़ा बदलाव है, बड़ा चीज़ है। हालाँकि ओमकार जी पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के समय में भी इनसे समझौता होने की लगभग बातचीत थी, लेकिन उस वक़्त सरधना जो मेरठ और सरधना पर जो रैली हुई थी, समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी की, उसने आरएलडी को एक कैलकुलेशन करने का एक जो मिस कैलकुलेशन होती है, वो करा दी और लिहाज़ा वो 22 से 25 सीट लड़ते-लड़ते रह गई और मंत्रिमंडल में सहयोगी होने से वंचित रहे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और बल्कि ये बिल्कुल साफ था कि अगर इस पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं होता है बीजेपी के साथ, तो आरएलडी से उनके चौधरी जयंत चुनाव नहीं लड़ते। अभी वो चुनाव लड़ने की उनकी पूरी संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। वो राज्यसभा से छोड़कर, क्योंकि वो सीट वो अपनी ही पार्टी से इनसे लेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो चुनाव लोकसभा मैदान में उतरेंगे और ये तभी उतरना था जब उनका बीजेपी के साथ पैक्ट हो जाता, क्योंकि वो 2 बार से लगातार चुनाव हार चुके हैं। 2 अलग-अलग सीट पर उन्होंने चुनाव हारा है और लिहाजा अब अगर हम लोग मैं ये कह पाऊँगा कि अगर उन्होंने ये समझौता किया है, तो पॉलिटिकली थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो समझदार दिख रहे हैं और ये समझ आती है जब आप ये जानते हैं कि आपको कुछ ना कुछ हासिल करना है। कल के मोर से आज का कबूतर अच्छा, वो उस कबूतर के चक्कर में थे और जब पिछली बार अभी कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हुई जब उनके यहाँ, तो मैंने पूछा था कि आप लोगों का तो गठबंधन उधर भी बात चल रही है और आपने यहाँ की सीटें 7 सीटों पर, तो उन्होंने हँसते हुए कहा था कि अभी तो जो मिल रहा वो ले लेना, बाद में देखेंगे। उसमें बार्गेनिंग करने वाली स्थिति थी। तो मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल सा गठबंधन है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप याद होगा जो सबसे ज़्यादा 5 सीटें आरएलडी को मिली हैं आज तक, वो बीजेपी के साथ ही होने के बनी थी और मिलने के तुरंत बाद चूँकि सरकार हार गई, एनडीए हार गया और सीट उनको मिल गई। तो उसके बाद जहाँ पत्रकार बैठे थे उनमें से किसी ने पूछा कि साहब क्या होगा अब? तो उन्होंने कोई बात नहीं। तो अजीत सिंह से जो पहला सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या उनका मतलब है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की जो जातीय आधार पर बनी हुई पार्टियाँ हैं, उनका बहुत लंबा विज़न तो होता नहीं है और उनको नेचुरल फ़ायदा चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि इसमें बीजेपी को क्या फ़ायदा है। बीजेपी अगर, चूंकि वो इन 4 सीटों में जिन पर बातचीत हो रही है, मथुरा बीजेपी जीत चुकी, दोनों बार जीती है। थाना मोहन वो कैराना बीजेपी जीती है, दोनों बार जीती है। इसके बाद आप बागपत बीजेपी जीती, दोनों बार जीती। तो इसके बाद आपके पास अमरोहा सिर्फ एक सीट है जो दानिश अली जीते जिस पे पिछली बार। तो सिर्फ एक अमरोहा सीट है जिसका बीजेपी को फायदा होना है, बाकी तो उसको बीजेपी को अपने खाते से देनी है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जो बीजेपी को ये सीट देने पर मजबूर कर रही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल खुद ही अपने आप से जिस तरह से कहा है सदन में कि 370 सीटें बीजेपी लेगी, तो उसमें तो आपको बढ़ानी है सीटें। ऐसे में आप खोना क्यों चाहते हैं, अपनी सीटों की टैली क्यों खो रहे हैं? क्योंकि ये भी बात साफ है कि भले ही वो सपा गठबंधन में साथ रहें, लेकिन लोकसभा जीतने की स्थिति में चौधरी जयंत अभी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि ठीक है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी और जयंत के बीच में 7 सीटों पर सहमति तो हो गई थी, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि समाजवादी पार्टी कौन-कौन सी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। यानी सिंबल जयंत का हो और वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का हो। जो जानकारी मिल रही है मुजफ्फरनगर को लेकर के, कैराना को लेकर के और बिजनौर को लेकर के, रस्साकसी थी दोनों के बीच में और ये चाहते थे अखिलेश यादव कि मुजफ्फरनगर, कैराना और बिजनौर पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट इनके टिकट पर लड़े। तो इस लिहाज से तो 4 सीटें ही बचती थी एक्चुअल में इनके पास। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको ये लगा हो कि जब वहां भी 4 ही सीटें मिल रही हैं और 3 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हमारे सिंबल पर लड़ेंगे, तो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या बुरी है, जहां जीत की लगभग गारंटी ही होगी।
मैं यही कह रहा हूँ कि इस बार उन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से एक बार्गेन किया है, अगर इसको देखें। एक अच्छा सौदा जयंत चौधरी ने किया है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इन 4 सीटों को भले ही उनको सपा दे देती, लेकिन इनमें से जीत की गुंजाइश कोई से में नहीं थी, क्योंकि अगर आप सीट को जातीय तौर पर देखते हैं, तो ये तमाम सीटें समाजवादी पार्टी के पास यादव वोट बैंक है, प्लस उसके पास मुस्लिम वोटर्स है, जो उसके साथ अभी पिछले चुनाव में अटूट खड़ा दिखा था। दूसरा, आरएलडी की बस एकमात्र वोट बैंक उनके पास जाट है, जो बटा हुआ जाट है, जो बिल्कुल बीजेपी के पास भी है और उनके पास भी है। लिहाजा वो इंटैक्ट वोटर उसके पास नहीं है। लेकिन अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों की हालत देखते हैं, जिसमें सहारनपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, और इधर फिर आप आ जाते हैं तो मथुरा है, अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, तो इन सब में आप देखेंगे कि यादव वोट इस तरह का नहीं है कि वो इस गठबंधन को सपोर्ट करता। तो लिहाजा ये पूरा का पूरा हिस्सा आप देखेंगे, ये जाट और मुस्लिम गणित पर ही इंडी गठबंधन टिका हुआ था। तो अगर इससे जाट निकल जाता है, कंप्लीट जाट निकल जाता है, तो मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं रहता। तो एक तरफा तो ये हो गया कि एक तरफा साफ हो गए। दूसरा, बीजेपी चूंकि पिछली बार भी जीती हुई है, तो लिहाजा ये जो जीत का अंतर है इन इलाकों में बीजेपी का और बढ़ जाएगा। गाजियाबाद जैसी सीटों पर तो आपने देखा ही था, जो लाखों में 5-6 लाख तक पहुंचता है वो। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे मुजफ्फरनगर की सीट बहुत कांटे की सीट हुई थी पिछली बार, 6,500 तक की उस पर जीत हुई थी। वो एक बड़ी जीत हो जाएगी, वहां बड़ी जीत बढ़ जाएगी। जो कैराना है वो जीती थी, बीजेपी ठीक ठाक जीती थी, लेकिन इस बार उस जीत में और हिस्सा बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में खलास कर दिया। बीजेपी का ये मूव जो है समाजवादी पार्टी को बिल्कुल अकेला कर देगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से थोड़ा आगे बढ़ती दिखने लगेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास भी वोट देने के नाम पर कुछ नहीं है। वो भी सिर्फ पैरासिटिक कंडीशन में है उत्तर प्रदेश में, यानी वो आपके दिए गए भोजन पर ही निर्भर होगी, उसके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास इस वक्त जो अपना अभी भी इतने संकट के बावजूद भी 13 से 14% वोट जो उसके साथ खड़ा हुआ है, उसका इंटैक्ट वोट है, दलित वोट, उसको अब जो मुस्लिम वोट है, हो सकता है कि वो उस तरफ शिफ्ट करने की सोचे। ये एक नया चेंज हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम मुस्लिमों को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और सेंट्रल में अगर आप देखेंगे तो वहां समाजवादी पार्टी के पास यादव वोट्स के अलावा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा मुस्लिम वोटर वहां जिताने की स्थिति में। तो लिहाजा जो एक गठबंधन बनता हुआ दिख रहा था, जिससे लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई चैलेंज दिखाई देगा, वो आपको यहाँ बिल्कुल साफ होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ बीजेपी को एक फायदा ये हो सकता है, हालांकि इसमें वोटिंग का तो कभी नहीं रहा, और मैंने नहीं देखा कि चौधरी चरण सिंह भी कभी हरियाणा में अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाए थे कभी भी, यहाँ तक कि उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी। लेकिन फिर भी एक परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी के पास इस वक्त कोई बड़ा एक जाट चेहरा नहीं था। भले ही आप संजीव बालियान को देख लें, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने हिस्से में ही आपको सिमटे हुए दिखते हैं, मंत्री हो ना हो। इसके बाद सतपाल मलिक एक लेवल से ज्यादा अपनी सीट से बाहर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहे, बल्कि आप तो उनके इलाके में हैं, आप तो जानते भी हैं कि वहां क्या पोजीशन है। तो लिहाजा बीजेपी एक परसेप्शन वाइज की भाई वो एंटी जाट पार्टी नहीं है, हम ये नहीं है, तो वो एक चेहरा हरियाणा में भी आपके पास है। दूसरा, राजस्थान में बहुत ताकतवर जाट नेता जब से बीजेपी के पास नहीं है इस तरह का, लेकिन एक लीडर के तौर पर बीजेपी एक युवा जाट चेहरे को जो उत्तर प्रदेश का है, जो चौधरी चरण सिंह की लिगेसी का है, उसको दिखा सकती है। तो बीजेपी के पास परसेप्शन से बहुत अच्छा। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है हो रहा, जो सबसे बड़ा सवाल भी होगा कि किसान मोर्चे ने, याद होगा आपको, अगले महीने तक अगर नहीं हुआ तो हम मूव करेंगे, फिर दिल्ली पहुंचने वाले। तो ये किसान मोर्चा आपको भी याद होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें सिर्फ जाट किसानों के अलावा बाकी कोई किसान नहीं थे, बाकी कोई किसी भी जाति का किसान आपको उस आंदोलन में नहीं दिखाई दिया था। आप हाथ से गिन के बता सकते थे कि इसमें कितने गैर जाट वोट हैं। तो ऐसे में जब ये दोबारा से इसमें हवा देने की कोशिश कर रही जा रही थी, इसमें पंप दिया जा रहा था और टिकैत बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, वो अचानक उनकी
मुझे लगता है उस पूरे मूवमेंट की फूंक सरक जाएगी इससे, क्योंकि वो तो कहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि जो जो वोटर है वो तो आपने देखा होगा आरएलडी के साथ भी वही वोटर था जो पूरी तरह से कट्टर जातिवादी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि बाकी तो सब खिसक गए थे, लेकिन आरएलडी की ताकत वही चौधरी बचे हुए थे जो चौधरी चरण सिंह के समय से आज तक चौधरी हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि जो किसान आंदोलन के नाम पर जो एक हमेशा जातिवादी भीड़ इकट्ठी होती थी वो खत्म हो जाएगी इस मूवमेंट से, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर वो नहीं है तो आपको मालूम है पिछले पूरे किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भीड़ का हिस्सा यहीं से हो रहा था, सारे मूवमेंट यहीं से चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो अभी किसान मूवमेंट में किसान आंदोलन के नाम पर एक मूवमेंट बनाने की जो कोशिश होने वाली थी वो भी बीजेपी ने इस तरह से पंचर कर दी। जी जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। कैराना का आपने ज़िक्र किया। कैराना में भी समाजवादी पार्टी ने तबस्सुम को टिकट दिया था और तबस्सुम तो जीत गई थी। पिता-पुत्र हार गए थे। तो ये जो है, मुझे लगता है कि उससे भी सीख ली है जयंत चौधरी ने और एक सही दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी चर्चा है, अधिकृत तौर पर किसी तरह की घोषणा नहीं है, लेकिन कन्फर्म चर्चा दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक भी जयंत चौधरी के किसी करीबी ने इस चर्चा का खंडन नहीं किया है। अब चलते हैं महाराष्ट्र। धीरेन जी, बड़ी घटना है। शरद पवार को बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग से। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को लगा था, वैसा ही झटका इनके लिए भी है। देखिए, ये इतनी बड़ी चीज़ है क्योंकि शरद पवार यकीनन आज भी मराठा पॉलिटिक्स के एक बड़े महारथी हैं। माफ़ कीजिए। और उनको अपने ही भतीजे ने कम से कम शतरंज की जो राजनीतिक बिसात है, उस पर तो मात दी है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कहिए, या तो अपनी बेटी को और वो मिलके फिर किसको बना रहे हैं, या तो जनता के साथ मज़ाक कर रहे हैं वो लोग। उसी तरह से कि आप लड़ाई होते हुए दिखना चाह रहे हैं और आप इधर भी खड़े हैं, आप उधर भी खड़े हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अजीत पवार जिस तरह से पूरी पार्टी को उनकी आँखों के सामने से जैसे आँख का काजल चुराया जाता है, उस तरह चुरा कर निकल गए। पूरे लोग उनके साथ हैं, वो तमाम लोग हैं। और चुनाव आयोग की इसके बाद तो मुझे लगता है कि बहुत ताकत मिल जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं वो चुनाव आयोग निर्धारित करता है, पार्टी का होना नहीं होना, किस पे क्या। और उसमें कानूनी व्याख्याएं बहुत कम होती हैं, अगर आप देखेंगे बहुत रेयर होता है, क्योंकि पार्टी का जो संविधान होता है, जो सारी चीजें होती है वो चुनाव आयोग के उसके मुताबिक होती हैं, जो मैंडेट तय होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से शरद पवार को उम्र उनका साथ नहीं दे रही है, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ से धीरे-धीरे निकल रहे हैं। सम्मान ज़रूर है, सम्मान आप देखेंगे, सम्मान तो कल्याण सिंह का भी रहा था, आपको याद होगा, जब कल्याण सिंह पार्टी छोड़ के गए थे, तो सम्मान उनका रहा। कोई भी बीजेपी नेता सार्वजनिक तौर पर कभी माफ़ कीजिएगा, किसी भी नेता ने सार्वजनिक तौर पर कभी उनको अपशब्द नहीं किए थे। सम्मान पूरी तरह से आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव का भी था। शिवपाल जब खेमे में थे, तो शिवपाल ने कभी भी या किसी भी नेता ने मुलायम सिंह को नहीं कहा, सब मुलायम सिंह के लिए लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का सम्मान शरद पवार का भी होगा, कि सम्मान उनको ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन पार्टी आपकी नहीं है। जैसे कहा जाता था गाँव में कि चौधरी साहब बात तो आपकी सारी सही है, बस पतनाड़ा यहीं गिरेगा। तो पार्टी उनके हाथ से चली गई, सब चीज़ें उनके हाथ से चला गया। और ये एक उस गठबंधन के लिए, चूँकि उनको बहुत उम्मीद है। अगर आप इंडी गठबंधन के तौर पर देखें, उत्तर प्रदेश में उनको उम्मीद नहीं है, और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी भी लड़ेंगी चुनाव, मुझे शक है। आपको याद होगा जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का इन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का आमंत्रण ठुकराया था ओपनली आके कांग्रेस ने, तो उसी वक्त मैंने एक बात कही थी कि इसका मतलब कांग्रेस ने ये तय कर लिया कि कोई गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है इस चुनाव में। तो वही मुझे लगता है कि वही सारी स्थिति दिखने के बाद उत्तर प्रदेश से सफाया है। राजस्थान आप अभी हारे हैं, कोई उम्मीद की गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से मध्य प्रदेश से आप साफ हुए हैं। जो ये जो आपके पास एकमात्र बचा हुआ स्टेट था इधर की तरफ, वो हिमाचल प्रदेश, वहां भी अगर आप लोकसभा के तौर पर देखेंगे तो वहां आपके पास बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लिहाजा
कर्नाटक आप साफ कर चुके, उस दोबारा से गठबंधन, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के पास इस पूरे हिस्से में कहीं कुछ नहीं बचता। तो उनके पास एक उम्मीद, और दीदी मना कर चुकी कि वहां वो कोई भी उनको रियायत देने को तैयार नहीं है। लिहाजा अगर इस इंडी गठबंधन के पास कहीं कोई लीडरशिप थी, तो वो लीडरशिप बची हुई शरद पवार के तौर पर थी, जिनको एक सीनियर नेता के तौर पर दिल्ली में भी सम्मान दिया जाता है, एक लॉबी और एक लीडरशिप की तरफ से। तो वहां भी अगर आप पूरी तरह से एकनाथ शिंदे ले जा चुके पार्टी, उद्धव ठाकरे सिर्फ आप देखेंगे अब कभी उनको कोसने लगता है, उनके पास संजय राउत जैसा जो एक ऐसा नेता है जो अपने रोज वोट जो है 2000 की संख्या में कम करने में पूरी ताकत लगाता है। तो एक इस तरह की लीडरशिप उनके पास है, और ऐसे में अगर आप शरद पवार, जिनको अब आप मस्कट माने हुए हैं, और इसको ये माना जा रहा था कि जो बीजेपी वो माफ कीजिए कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी, ये सब मिलके मराठा जो है उसको बिल्कुल नेल डाउन कर देंगे बीजेपी के लिए, और बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे इस पूरे मुहिम की हवा निकलती जा रही है। एकनाथ शिंदे ज्यादा हिस्सा लेके निकल गए उद्धव ठाकरे का, उनका वोट लेके चले गए। कांग्रेस के पास अभी इधर उधर कुछ भी बोलने का नहीं है, अशोक चौहान हो या कुछ हो, वो अभी लगता है जैसे अभी पूरी चुनाव की प्रक्रिया में नहीं है। और एनसीपी का आप ये देख रहे हैं कि तमाम नेता, चाहे वो कोई भी है, जयंत पाटिल या तमाम लोग, वो आराम से जाकर पूरी तरह हाथ मिलाए हुए हैं, और सुप्रिया सुले अकेले एक उसके तौर पर वहां बैठी हैं। अब उनको कितना कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोई इंटरेक्शन है नहीं है, कार्यकर्ता उनको फील्ड में नहीं पहचानते, उस तरह से उनके कार्यकर्ताओं में जिस तरह से अजीत पवार के पास एक संगठनात्मक ताकत थी, उस तरह की ताकत उनके पास नहीं है। उस तरह की सूझबूझ भी अभी तक वो नहीं दिखा पाई है। सिर्फ इसके अलावा उनकी राजनीतिक पूंजी की वो शरद पवार की बेटी है, और कुछ भी नहीं है। उस तरह की मेहनत नहीं है, उस तरह की समझ नहीं है, उस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज पकड़ने की जो एक ललक होती है वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अगर टूटता है तो आप फिर एक इंडी गठबंधन नाम के ताबूत को कंधे पर ढोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस ताबूत के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद ही उस ताबूत का नायक भी निकल चुका, और उसके पास सारे लोगों की भीड़ चली गई है। लिहाजा मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लिए यूपी के चुनाव से भी बड़ी बुरी खबर महाराष्ट्र की खबर है, क्योंकि यूपी में तो उनको बहुत उम्मीद वैसे भी नहीं थी। 70 से ऊपर है, और उनके सामने बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है, जिसके सामने मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दें तो बीजेपी के अंदर की लीडरशिप भी बहुत ज्यादा उसके सामने जनमत में नहीं खड़े होते हुए दिखती है। तो ऐसी लीडरशिप के सामने आप बहुत ज्यादा कोई खेल नहीं कर सकते थे। 70 से ऊपर वैसे ही सीटें मिल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी आखिरी उम्मीद बची हुई थी, जबकि इनका के बंगाल में या बाकी सब जगह इनकी उम्मीदें टूट गई थी। अब वहां से भी ये खबर उनको तोड़ने वाली खबर है। पश्चिम बंगाल में भी जब शिवसेना संयुक्त थी तो चूंकि मोदी का चेहरा था, इसलिए उनकी सीटें 18 आ गई थी। 23 सीटों पर वो लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी 25 पर लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी 48 में से। हालांकि वो पवार साहब के साथ मिलकर के लड़ रही थी, और पवार साहब को भी कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, केवल 4 ही मिली थी। तो इस बार वैसे भी कोई बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से एक और धमाका कर दिया है, एक और झटका दे दिया है। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला और 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।